Once again, myself, Dr. Renu from Government Girls College, Sirohi, and students. In continuation to previous classes of BSc Part First, today we are going to discuss about Botany Paper Second, in which you are having fungi. बच्चों कवक वाला जो आपका पोर्शन है बॉटनी का पेपर सेकंड के अंदर आएगा और आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंगाई के यानी कि कवक के जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षणों के बारे में कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो कवक जो होती है मेनली ये जो है एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। मशरूम आप सब लोगों ने बच्चों देख रखा है, बारिश के सीज़न में अधिकतर आपको दिखाई देता है। आजकल तो हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं तो ये मिलते भी हैं। संभवतः प्रारंभ में इसके अंतर्गत केवल जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ जो छत्रकनुमा कवक प्रजातियाँ थी उन्हीं को हमने कवक के अंदर रखा था, लेकिन जैसे जैसे बाद में अन्य जो पैरासिटिक जो होती है और जो क्लोरोफिल रहित सरल पादप का जो भी प्रजातियाँ थी उनको सबको ही हमने कवक के अंदर सम्मिलित कर लिया गया था। अब माइकोलॉजी तो क्या होता है बच्चों, क्योंकि कवक का अध्ययन ये जो कवक पौधे होते हैं उसका अध्ययन वनस्पति शास्त्र की जो विशेष शाखा होती है उसके अंदर होता है जिसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो माइकोलॉजिस्ट यानी कि कवक विज्ञानी कहलाते हैं। यानी कि वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न कवकों की संरचना, उसकी कायिक एवं प्रजनन संबंधी उपक्रमों का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहे हैं हम? ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फंगाई इज डिस्कस्ड और स्टडी इज नोन एज माइकोलॉजी। यहाँ शब्द माइकोलॉजी का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्दों से किया है बच्चों, जिसमें ग्रीक या माइकोस यानी कि छत्रक, मशरूम होता है, लोगोस यानी अध्ययन करना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि मशरूम यानी छत्रकनुमा संरचना वाले पौधों का अध्ययन करना। आधुनिक कवक विज्ञान का जो जनक है उसको हम एंटोनी डी बैरी जो थे उनको हम आधुनिक विज्ञान कवक का जनक कहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं फंगाई जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम उसके आवास की बात करें कि इनका आवास यानी कि जहाँ वो रहते हैं वो किस प्रकार का होता है, तो आवास पोषण अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिसके अनुसार इनको विभाजित किया जाता है, लेकिन जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके आवास की। तो कवक जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं बच्चों। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी होते हैं। इनके सदस्य प्राय सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ? जहाँ जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ एवं नमी उपस्थित होगी, यानी कि या तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाएगा और उसके साथ में ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ कवक पाई जाती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जहाँ भी जीवन का अस्तित्व होने की संभावना है वहाँ पर डेफिनेटली हमें कवक मिल सकती है। और स्थलीय आवास के आधार पर कवकों को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। फर्स्ट वन जो है वो है जलीय कवक जिसे आप एक्वेटिक फंगाई कहते हैं। तो एक्वेटिक फंगाई जो होती है उसमें वो कवक इंक्लूड किए जाते हैं जो जलीय आवासों जैसे कि ताज़ा पानी या समुद्र में, खुले जल में या जलाशयों की तलहटी में गहराई में पाए जाते हैं। मतलब जो बेंथिक जोन होता है, आपको पता है ना अपन अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं जब एक्वेटिक हैबिटेट को हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी में। तो जो तलहटी वाला गहराई में तलहटी यानी बेंथिक जोन जो होता है वहाँ पर ये फंगस पाई जाती है। ये कवक जो होती है, जो जलीय कवक की बात कर रहे हैं हम, अपना जीवन यापन करने के लिए जलीय पौधों या फिर प्राणियों पर मृतोपजीवी के रूप में यानी कि सैप्रोफाइट्स बात कर रहे हैं बच्चों हम, या तो ये सैप्रोफाइट्स के रूप में रहती है या परजीवी यानी कि पैरासाइट्स के रूप में सर्वाइव करती है। इनमें से जो मृतोपजीवी यानी कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं बच्चों उनके वो सदस्य क्या करते हैं, वो जल में डूबी हुई पौधों की शाखाओं, पत्तियों, फलों या फिर उसमें जो कोई विघटनकारी पादप जैसे होते हैं या प्राणी अवशेष पाए जाते हैं। लाइक अधिकांश जलीय कवक मुख्यतः मैस्टिगोमाइकोटिना, कॉन्ड्रिटिस, कोलियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज नामक कवक जो होते हैं वो इसके
सदस्य पाए जाते हैं। यहाँ हम एक्वेटिक की बात कर रहे हैं बच्चों, और एक्वेटिक में भी मैं आपको स्पेसिफिकली सैप्रोफाइट्स के बारे में बात कर रही हूँ कि किस किस कौन कौन सी जो होती है कवक की फैमिलीज होती हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जा सकती है। और इसके अलावा जो होते हैं कुछ और भी होती है, कुछ जलीय प्रजातियाँ होती है लाइक एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है, इसकी भी कुछ स्पीसीज जो होती है वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। अब सेकंड जो हमारा आवास या हैबिटेट का टाइप है वो है स्थलीय आवास, जिसे आप टेरेस्ट्रियल फंगाई कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाने वाली फंगाई। तो ये जो इसके जो सदस्य होते हैं इनके आवास के आधार पर इनको फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। मतलब ये अलग अलग आवास में किस प्रकार से सरवाइव करते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम इनको फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मृदा कवक, यानी कि जो सॉइल फंगाई होती है वो। सेकंड जो होते हैं वो सहजीवी कवक होते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक फंगाई होती है। थर्ड वन इज़ परजीवी कवक, जिसे आप पैरासिटिक फंगाई कहते हैं। अब हम इनके अगर थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि थैलस संगठन किस प्रकार का होता है बच्चों, तो कवकों में थैलस संगठन कवक सदस्यों का पादप शरीर जो होता है वो सिंपल होता है और थैलॉइड होता है। थैलॉइड आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों जब आपकी एल्गी की क्लास ली थी। तो प्लांट्स विच इन विच थैलस ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं हम, कि प्लांट्स विच आर नॉट स्ट्रक्चर इज नॉट डिवाइडेड इनटू वेल डेवलप्ड रूट शूट एंड स्टेम, यानी कि वो पोर्शन वो पौधा जिसका हम रूट शूट और स्टेम में डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये सरल होते हैं, सरल प्रकार की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फंगस होती हैं वो, और इनमें किसी भी प्रकार का प्राय कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है, मतलब विभेदन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे हम थैलस कहते हैं। और सभी यूमाइकोटा या फिर ट्रू जो कवक होते हैं, मतलब इसमें हम बात करें ट्रू फंजाई की, तो जो ट्रू फंजाई होती है उनमें मुख्यतः 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो कि थैलस का मेनली हम ट्रू फंगस के थैलस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है वो होते हैं एक कोशिकीय थैलस, और दूसरे जो है वो आभासी। मतलब थैलस फंगाई जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर थैलोइड फंगाई की बात कर रहे हैं, और सेकंड जो बात कर रहे हैं हम जिनमें सूडो यानी कि आभासी जो कवक जाल पाया जाता है उस प्रकार की फंगाई होती है, यानी कि या तो कवक जाल रहित होती है एक, जिसको हम नॉन माइसीलियल या यूनिसेलुलर थैलस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो फिलामेंटस यानी आभासी कवक जिसके चारों तरफ में पाया जाता है, तो उसको हम आभासी कवक जाल कहते हैं। अब हम अगर कवक जालीय थैलस की बात करें, इससे पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक कोशिकी के बारे में अगर बताऊं कि जो कवक जाल रहित थैलस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम फर्स्ट। तो ये जो कवक जाल रहित थैलस होते हैं वो अधिकतर स्लाइम मोड्स कहलाते हैं। ये थैलस या पादप शरीर जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, इनमें जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है, परंतु इसके कुछ सदस्य और भी होते हैं लाइक ईस्ट का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा है, ऑल्पीडियम भी इसी का एग्जाम्पल है बच्चों। इनकी आकृति जो होती है वो ओव्यूल्ड होती है या फिर गोलाकार होती है, या फिर ये रेगुलर शेप में पाए जाते हैं। देखिए डायग्राम में आपको यूनिसेलुलर एल्गी का हमने बता दिया है। अब इसी में मतलब कवक जाल रहित वाले में ही जो ईस्ट के पादप शरीर में कोशिका में बडिंग पाई जाती है। बडिंग की प्रोसेस अब देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है बच्चों, जो स्लाइड हमने दिखा रखी है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बडिंग इतनी फास्टली होती है कि ये आउटग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्टली होने लगती है कि एक दूसरे से चिपक जाती है। वो मतलब एक बर्ड निकल रही है, वो एक अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, उससे पहले दूसरी बडिंग शुरू हो जाती है, फिर तीसरी बडिंग। तो ये क्या होती है, बर्ड्स आपस में कनेक्ट होती रहती हैं और ये एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। और ये जो चैन लाइक संरचना बनती है, चैन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको आप आभासी कवक जाल कहते हैं, जिसका डायग्राम भी हमने आपको स्लाइड में दिखा रखा है। म्यूकोरल्स जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ऑर्डर म्यूकोरल्स जो है वो इसी का एग्जाम्पल होता है। सेकंड अगर हम बात करें कि कवक जालीय थैलस, जिसको तंतु की भी थैलस कहते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो फिलामेंटर और माइसीलियल थैलस की बात कर रहे हैं हम। तो अधिकांश जो ट्रू फंजाई होती है बच्चों, जो
ट्रू फंजाई मतलब जिसको अभी हमने डिस्कस किया है कि चारों तरफ उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जो ट्रू फंजाई होती है उनमें पादप शरीर या थैलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, थिनर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर धागों की नुमा संरचना होती है और तंतुनुमा संरचना मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। और इनका जो तंतु होता है उसको अपन हाइफी कहते हैं। हाइफी वर्ड यूज में लिया जाता है। हाइफी मतलब पूरा तंतु। और अगर हम एक सिंगल वर्ड यूज में ले इसके लिए तो एक अगर हम पोर्शन देखें तो उसको हाइफा कहते हैं। हिंदी में इसे आप कवक तंतु कहते हैं। ये जो हाइफा शब्द है बच्चों वो भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। अब ये जो कवक जालीय थैलस होते हैं उनको हम इनमें या तो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं या सेप्टा एब्सेंट होते हैं। मतलब इनमें सेप्टा पाए जाते हैं बच्चों। कवक जाल या माइसीलियल जो होती है उसमें या तो कवक जाल वाले पाए जाएंगे, सेप्टेट होंगे, या फिर ए सेप्टेट होंगे। तो जो ए सेप्टेट होते हैं वो और सेप्टेट जो होते हैं वो उसके आधार पर ये दो प्रकार, जितने आगे प्रकार के होते हैं इसके आधार पर हम इनको वैसे मेनली दो प्रकार में ही डिवाइड कर रखा है बच्चों। एक फर्स्ट वन इज है पट रहित कवक सूत्र की अगर हम बात करें, नॉन सेप्टेट और एस, इन्हीं को ए सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। इस प्रकार का जो कवक सूत्र होता है वो मुख्यतः फाइकोमाइसिटीज फैमिली में पाया जाता है। फाइकोमाइसिटीज जो है इनका ग्रुप है उसके सदस्य होते हैं वो नॉन सेप्टेट टाइप के ही होते हैं। इनके कवक तंतु में क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्स सेप्टा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देखिए आपको हमने एक डायग्राम दिखा रखा है उसमें आपको आराम से दिखाई दे सकता है बच्चों की पूरी की पूरी जो हाइफी है वो नॉन सेप्टेट है। कहीं पे भी सेप्टा क्या होता है बच्चों, एक ट्रांसवर्स लाइन बनती है हाइफी के अंदर। तो इस देखिए आपको स्लाइड में किसी भी प्रकार की कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है तो ट्रांसवर्स सेप्टा एब्सेंट होते हैं। और इस प्रकार का कवक जाल की संरचना को संकोची की अवस्था यानी कि सिनोसिटी कंडीशन कहते हैं। ये हम जानते हैं कि सिनोसिटी कंडीशन क्या होती है, जो बहुत सारे केंद्रक जो होते हैं एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है उसे हम सिनोसिटी कंडीशन कहते हैं। यह कवक जाल संरचना जो होती है बच्चों जेंथोफाइसी के जो सवाल होते हैं लाइक वॉकेरिया, हमने वॉकेरिया को डिस्कस किया था हल्का सा। आगे की पूरी जो जीनस स्पेसिफिकली हम स्टडी नहीं कर पाए अभी तक बच्चों। जनरल कैरेक्टर्स में हमने आपको सिनोसिटी कंडीशन और वॉकेरिया का एग्जाम्पल समझा रखा है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों की इन संरचना और थैलस के लिए सुस्पष्ट सीमा का निर्धारण भी हो जाता है। मतलब कभी कभी सूडो टाइप की ऐसी कोई स्ट्रक्चर बन जाती है जिनको हम सूडोसेप्टा कहते हैं। कुछ कवकों में सूडोसेप्टा का भी फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो होते हैं पट युक्त कवक सूत्र जिसको आप सेप्टेट हाइफी कहते हैं। अब ये जो पट युक्त कवक क्षेत्र होता है वो मुख्यतः एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की जो क्लास होती है, ये फंगाई की दो क्लासेस हैं, उनमें पाए जाते हैं। इनमें ट्रांसवर्स सेप्टा की उपस्थिति के कारण इनका जो कवक सूत्र होता है वो स्पष्ट अलग अलग अनेक कोशिकाओं में विभाजित होता हुआ हमें दिखाई देता है। और विभिन्न प्रजातियों में इसकी संरचना के आधार पर बच्चों जो ये जो पट होते हैं, जो ट्रांसवर्स सेप्टा होते हैं ना, वो भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ठोस पट जिसको आप सॉलिड सेप्टा कहते हैं। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्यों की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका जो बेसल पार्ट होता है उसमें इस प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं। या कोशिका विभाजन के बिना ही निर्मित होने वाली सबसे सरल प्रकार, मतलब ये सेप्टा जो होता है वो विदाउट सेल डिवीजन फॉर्मेशन होता है बच्चों इनमें। इसमें एक पूर्ण जो होती है वो क्रॉस वॉल दिखाई देती है। देखिए आप कंप्लीट एक वॉल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है बच्चों। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है जियोट्राइकम, स्क्लेरोस्पोरा होता है, सॉरी इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो स्क्लेरोस्पोरा होता है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है छिद्रिल पट जिसे आप परफोर्टेड सेप्टा कहते हैं। इस प्रकार की पटीय संरचना जो होती है वो एस्कोमाइसिटीज में मिलती है बच्चों। एस्कोमाइसिटीज वर्ग की जो फंगाई होती है वहाँ मिलती है। यहाँ दो कोशिकाओं के बीच में उपस्थित जो भित्ति होती है उसमें अनेक पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो वॉल थी, इससे पहले जो वॉल हमने दिखाई थी वो सॉलिड थी, बीच में किसी प्रकार के पोर नहीं थे, लेकिन इसमें पोर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम परफोर्टेड सेप्टा कहते हैं। जियोट्राइकम इसका एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट इज परिवेशित गर्तनुमा जो होती है इस प्रकार का, इसको बॉर्डर्ड पिट टाइप का सेप्टा कहते हैं हम। ये विभाजन भित्ति में इसमें जो उपस्थित छिद्र जो होते हैं वो विभाजन भित्ति में
द्विशाखी किनारों द्वारा ढका हुआ रहता है। यानी देखिए पोर तो इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसके चारों तरफ जो सेप्टा होते हैं इसको आधा आधा एप्पल शेप में घेरे हुए रहते हैं। और इसकी आकृति जो होती है कोन लाइक स्ट्रक्चर में हो जाती है बच्चों, शंकुनुमा आकृति बना लेती है ये। और इस प्रकार के पट में प्लग के रूप में विशेष जो होते हैं वो ब्लम्बोनेट्स होते हैं, यानी कि बाई एम्बोनेट स्ट्रक्चर। ये जो संरचना बनी जिसे आप क्या कहते हो, बाई एम्बोनेट स्ट्रक्चर कहते हो बच्चों। और यह प्लाज्मा कला में उपस्थित रहती है और छिद्र जो होता है वो इसके द्वारा ढका हुआ रहता है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो म्यूकर और राइजोपस जो फंगाई है बच्चों वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डोलीपोर सेप्टा। बहुत अलग होता है, स्पेसिफिक टाइप का सेप्टा होता है बच्चों। डोलीपोर सेप्टा जो होते हैं वो ओनली जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, जिसे आप डायटम्स भी कहते हो बच्चों। डायटम्स का नाम आपने सुन रखा है, सिर्फ उन्हीं में पाए जाते हैं इस पट में। इसमें क्या होता है कि पट के बीच में उपस्थित छिद्र के दोनों तरफ जो बार होते हैं वो एक कंप्लीट डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर, ढोलकाकार जिसे आप कहते हो, एक स्थूलन पाया जाता है, एक जिसको आप पैरेंथोसोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, चारों तरफ अंतर प्रदवी जालिका पाई जाती है और यह जो अर्धचंद्राकार टोपी नुमा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप पैरेंथोसोम कहते हैं। डोलीपोर सेप्टा पर बहुत सारे बाहर शॉर्ट नोट्स में और शॉर्ट जो 1 और 2 लाइन में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अब अगर हम बात करें कि द्विरूपता डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं, हम जनरल कैरेक्टर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो फंगस में जो होती है वो डाइमॉर्फिज्म पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की कवक प्रजातियां जो पौधों और जंतुओं में संक्रमण करती है उनमें एक प्रमुख लक्षण पाया जाता है। जैसे कुछ जो कवक की प्रजातियां होती है वो प्राणियों में संक्रमण का रोग उत्पन्न करती हैं। ये क्या करती हैं कि परपोषी के शरीर पर एक ईस्ट के रूप में पाई जाती है, परंतु जब इनको कृत्रिम पोषण माध्यम में संवर्धित किया जाता है तो क्या करती है, ये माइसीलियम विकसित कर लगती है। तो इसके विपरीत कुछ क्या होती है, लाइक अस्टिलागो जो पौधों में रस्ट डिजीज करती है, आपने सुना होगा अस्टिलागो के बारे में। और एक अन्य रोगकारी कवक प्रजाति भी होती है टेफ्राइना, जो परपोषी पादप शरीर के कवक जाल के रूप में पाई जाती है, लेकिन इनको कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उगाया जाए तो ये एक कोशिकीय सुकाय को प्रदर्शित, मतलब डायमॉर्फिज्म आप समझे। जब ये डिजीज कॉज कर रही है तो मतलब 2 प्रकार की हमने बताई है कि एक तो वो होती है कि डिजीज कॉज कर रही है तब थैलोइड होती है, लेकिन जब हम इनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो वो यूनिसेलुलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस मतलब ये अपने फॉर्म में, अपनी स्ट्रक्चर में द्विरूपता शो करती है, इसलिए इसको हम डाइमॉर्फिज्म कैरेक्टर कहते हैं। फंगस में इस प्रकार का जो कैरेक्टर होता है कि आप नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें आपकी स्ट्रक्चर अलग होती है और अगर आपको कृत्रिम एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है तो अलग स्ट्रक्चर शो कर रहे हो, इसको आप डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। अब कवक जाल में केंद्रकों की संख्या एवं उपस्थिति, तो जो कवक होते हैं उनकी पटयुक्त कोशिकाओं में जनरली, अगर हम इन जनरल बात करें बच्चों, तो 1 या 2 या अनेक केंद्रक मिलते हैं। और कवक की विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी अलग अलग स्टेजेस में भी केंद्रकों की संख्या जो होती है वो जीनोटाइप को एवं जीनोटाइप जो होता है वो डाइमॉर्फिज्म वर्ड यूज में ले सकते हैं, मतलब मोर डाइवर्सिटी शो करता है, कभी 1 होता है, कभी 2, कभी 3। तो केंद्रक की जो उपस्थिति है और उसकी संख्या जो है वो चेंज होती रहती है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मोनोकैरियोटिक जो होते हैं बच्चों, एक केंद्र की जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है अगुणित केंद्रक पाया जाता है। जीनोटाइप भी इनका होता है वो समान ही होता है। सेकंड जो है वो केंद्रक युग्मी यानी कि डाइकैरियोटिक टाइप के होते हैं। कुछ सदस्यों में इनमें क्या होता है, शाखित सम्मिलन पाया जाता है। कवक सूत्रों का क्या होता है, वो आपस में उलझ जाते हैं, शाखा सम्मिलन जिसे कहते हैं। एनास्टोमोसिस जिसे आप वर्ड यूज में लेते हो, एक कोशिका का कवक सूत्र की कोशिका द्विकेंद्रीय हो जाती है, मतलब आपस में 2 कनेक्ट हो गई तो एक ही सेल में 2 केंद्रक आ गए। थर्ड वन इज द्विगुणित होती है या सिनकैरियोटिक होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि द्विगुणित केंद्रक क्योंकि होती है। इनके जीवन चक्र की वास्तविक अवस्था जो होती है वो डिप्लॉयड फेज होती है, मतलब जो डोमिनेटिंग फेज होती है वो डिप्लॉयड फेज होती है। 4 जो होती है समकेंद्रीय बहुकेंद्र की, यानी कि होमोकैरियोटिक मल्टी न्यूक्लियर टाइप के जो होते हैं वो एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल है बच्चों। इसकी प्रत्येक कोशिका में एक समान अर्थात एक ही जीन वाले, मतलब जीन उनके कॉमन होंगे, बहुत सारे
न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फिफ्थ इज बहुकेंद्र की, विषम केंद्र की, यानी कि हेट्रोकैरियोटिक मल्टीन्यूक्लियट, यानी कि इससे पहले वाले में हमने क्या कहा, सम केंद्र की है, मतलब जीनोटाइप समान है, लेकिन जो फिफ्थ वाला है बच्चों बहुकेंद्र की वाला, इसमें क्या होता है, विषम केंद्र की, यानी कि इनका जो जीन होता है, जीनोटाइप ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इस प्रकार से ये डिफर करती है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगस।